नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आइस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल में आप जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं और प्रिलिम फोकस टॉपिक्स को भी देखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक इट, प्लीज कमेंट करिए कि आप अपना फीडबैक दें। आप हमें कोई डाउट भी बता सकते हैं ताकि ये जो मॉड्यूल है इसको हम आपके लिए और बेहतर बना सकें। और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे और वीडियोस पसंद आते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। इस जो चैनल पे हम साथ में पॉडकास्ट भी शूट करते हैं, तो आप इस चीज को फॉलो करते रहें, कोई भी चीज मिस ना करें, ठीक है। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ, वो ये है कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले सितंबर से प्री स्टॉर्मिंग। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरा जो प्रिपरेशन है वो हो जाता है। आप साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस भी लेते हैं इसमें, और आपको एक ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिसकी वजह से आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो आज का जो मॉड्यूल है उसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है H1N1 इन्फ्लुएंजा ए को लेकर के, देयर इज वन वायरस, एंड उसको लेकर के हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट जारी किया गया है वो किस हद तक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा अगर टॉपिक देखें तो इज रिलेटेड टू पीएम केयर फंड, जो कि बहुत ही ज्यादा अभी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तीसरा टॉपिक की अगर बात करें तो फूड सिस्टम एंड उसको लेकर के जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं एंड कितने हद तक 2030 का जो टारगेट है वो पूरा हुआ है कि नहीं, उस चीज को लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। चौथा अगर हम लोग देखें तो इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ये जो है VBGRAMG, ये बेसिकली वाज एन ऑल्टरनेटिव, एंड पहले MG नरेगा नाम का एक ऐसा ही एक प्रोग्राम हुआ करता था। उस चीज को देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इसमें ग्राउंड रियलिटी और जो प्रॉमिस किया गया था उसके बीच में एक गैप देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या स्कीम है, क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और हर मॉड्यूल के लास्ट में जैसे हम प्रीलिम फोकस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि H1N1 इन्फ्लुएंजा पे है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो H1N1 है इसके केसेस कुछ स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यू कैन सी सेवरल इंडियन स्टेट्स आर विटनेसिंग अ राइज इन H1N1, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, एंड अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इन्फ्लुएंजा लाइक और इन्फ्लुएंजा ए, ये सब ऐसे कुछ डिजीज हैं जो बहुत ही ज्यादा नंबर पे इसके केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स आर देर इज नो इमीडिएट कॉज ऑफ फॉर अलार्म। अभी तो ये बहुत ही अलार्मिंग इशू नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियरली हमें और हमारे लाइफ्स को अफेक्ट भी कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज H1N1। H1N1 की अगर बात करें तो वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। ठीक है, अगर हम लोग और देखें तो इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस। इसके वजह से इन्फ्लुएंजा ए की वजह से हमें रेस्पिरेटरी इलनेस भी देखने को मिल जाती है। इसके अगर हम लोग कुछ सिम्टम्स देखें तो आपको फीवर हो जाएगा, आपको थरथराहट होने लगेगी, कॉफ एंड सोर थ्रोट भी देखने को मिल सकता है, ब्लॉकिंग नोज और रनिंग नोज, सर्दी के बहुत सारे सिम्टम्स इसमें हैं, हेडेक, मसल एंड बॉडी एक, एंड समटाइम्स वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये सब जो ऐसे कुछ सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं इस सब टाइप में। ओके, मूविंग ऑन, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली, मुंबई, केरला, बैंगलोर, चेन्नई एंड तेलंगाना, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनमें जो इन्फ्लुएंजा ए की तादाद है, जो केसेस इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं उनकी तादाद हमें बहुत ही ज्यादा नंबर पे देखने को मिल जाती है। दिल्ली के ही अगर आप कुछ आंकड़े देख रहे हैं तो यू कैन सी हियर कि कितने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो केरला में बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं नंबर। इसके भी बारे में हम अपकमिंग स्लाइड्स में बात करते हैं। चलिए, तो वाई आर चिल्ड्रन सो कंसर्न। सबसे ज्यादा तादाद में अगर देखा जाए या मेजोरिटी अगर देखी जाए तो बच्चों पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है इस वायरस का।
अब क्यों पढ़ रहा है? सबसे पहले तो ये बात कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनमें ये जो है, इनके जो रिपोर्टेड केसेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो क्राउडेड इंडोर एनवायरनमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे स्कूल हो गए, ट्यूशंस हो गए, तो इस वजह से जो क्लासरूम लाइक अगर कुछ ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, उसके वजह से बेसिकली जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही ज्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन विद एज्मा एंड अदर क्रोनिक कंडीशंस में रिक्वायर ग्रेटर मेडिकल अटेंशन। बच्चे जिनके दे आर एक्सपीरियंसिंग विद एज्मा, ठीक है, जिनमें क्रॉनिक कंडीशंस भी ऐसे कुछ देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चों की जो नॉर्मल जैसे है, एंड इफ दे आर इन्फेक्टेड विद दिस इन्फ्लुएंजा ए, तो उस वजह से उन पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग चैलेंजेस, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसका जो रूटीन चेकअप होता है ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट और रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो टेस्टिंग है दे यूजुअली प्रायोरिटाइज, वो ज़्यादा वेटेज उन्हीं को देते हैं जिनमें सीवियर या फिर परसिस्टेंट हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिल जाती है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उसमें जो टेस्टिंग है उसको वहीं पे प्रायोरिटाइज किया जाता है। लेकिन जब अगर हम बात करें किसी आउटब्रेक की या किसी भी डिजीज के केसेस को बढ़ने की, तो उस वजह से बेसिकली अगर देखा जाए तो होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है अगर सीवियर केसेस पे काम कर रही है तो प्रिवेंशन नहीं कर रही, क्योर कर रही है। हमें प्रिवेंट भी तो करना है ताकि आउटब्रेक को कंट्रोल में ला सके, है ना? सो देयरफॉर रिपोर्टेड नंबर्स मे नॉट फुल्ली कैप्चर द एक्चुअल बर्डन। अभी जितने भी केसेस किए जा रहे हैं, जिनका नाम हम ले चुके हैं, जिनका नाम एक्चुअली में, इफ द केसेस दैट एक्चुअली रिपोर्टेड, वो बहुत ही कम तादाद में, क्योंकि इनका नॉर्मल रूटीन चेकअप ज्यादा तादाद में नहीं होता, यानी कि ना के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है जो हमें इस पूरे पॉइंट में देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट, जब भी किसी भी डिजीज की बात आती है तो अर्ली ट्रीटमेंट ऑलवेज एक्ट एज अ प्रिवेंटिव सोल्यूशन रादर देन बीइंग अ क्योर। तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर इस पे देखें तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो अर्ली केसेस हो गए, बेसिकली 24 से 48 आवर्स के बीच में अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि इस आउटब्रेक को कहीं ना कहीं हम टैकल कर सके। अगर हम देखें एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो होता है वो ज्यादातर इफेक्टिव तभी हो पाता है जब अर्ली ट्रीटमेंट की बात आती है। जैसे जैसे डिले होते चला जाता है, केस जो है, डिजीज जो है वो सीवियर होते चली जाती है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हमें दिखते हैं। मूविंग ऑन, केरला एज अ मेजर कंसर्न। मैंने कुछ स्लाइड पहले आपको बोला भी था कि केरला में बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इन्फ्लुएंजा का जो केस है वो बहुत ही बड़े और बहुत ही एक्सपोनेंशियली बहुत ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मई में से लेकर के अगर अप्रैल की बात की जाए तो किस हद तक ये चीज देखा जा रहा है। ठीक है, मोस्ट फेटली वर अमंग पीपल अबव 50 years। ज्यादा से ज्यादा अगर मृत्यु देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर डेथ्स देखा जाए तो वो 50+ ईयर के ओल्ड एज पीपल में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये केरला का केस हो गया। नाउ वैक्सीनेशन एंगल की अगर बात करें तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने ये बोला है, ये रिकमेंड किया है कि एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो एल्डरली और हाई रिस्क पीपल है उनको मिलना चाहिए। इस चीज को रेकमेंड किया जा रहा है कि ये अगर मिल जाएगा तो फिर बहुत सारी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फिक्स कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसके वजह से, वैक्सीनेशन के वजह से सबसे ज्यादा ये होती है, वैक्सीनेशन अपने में एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि वो एक इम्यूनिटी मेमोरी बना देता है आपके बॉडी में, ताकि अगर आप कभी भी किसी और डिजीज या उसी सेम डिजीज से इन्फेक्ट होते हो तो आपका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होकर के उस चीज से फाइट करता है। तो अगर हम देख सकते हैं तो सीवियर डिजीज को ये रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के जो केसेस हैं वो कम होते हुए दिखते हैं, आपको कम चक्कर लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल का। और हम लोग देख सकते हैं कि जो डेथ रेट है, जो मोटालिटी है, वो भी कम होते हुए दिखता है।
और हम ये भी देख सकते हैं कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो भी आपका कम होते चला जाता है। आप कम हॉस्पिटल जाओगे, कम एक्सपेंसेस में आपका इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगा। तो वैक्सीनेशन इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू क्योर दिस काइंड ऑफ वायरस। फैक्ट्स टू रिमेंबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। आपके प्रीलिम्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये चीज जान सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। ठीक है, H1N1 बेसिकली सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए का। इन्फ्लुएंजा एक आरएनए वायरस है ना। HN अगर देखें तो दिस इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, हेमोग्लूटाटाइट, एंड you can see that. और इन्फ्लुएंजा ए हैज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर एंटीजेनिक शिफ्ट। अभी एंटीजेनिक शिफ्ट क्या है? एंटीजेनिक शिफ्ट अगर हम देखें तो बेसिकली मेजर जेनेटिक रिस्टोरेशन के वजह से जो आपका पोटेंशियल पैंडेमिक का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग एंटीजेनिक ड्रिप की बात करें तो एक ग्रेजुअल म्यूटेशन होता है एंड सीजनल आउटब्रेक की तरह ये काम करता है। बट अगर इन्फ्लुएंजा ए की बात करें तो दे हैव मोर चांसेस टू हैव अ एंटीजेनिक शिफ्ट, यानी कि एक पैंडेमिक, पोटेंशियल पैंडेमिक हमें देखने को मिल सकता है। नाउ देयर इज वन यूपीएससी क्वेश्चन, गिव इट अ लुक। इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक वी जस्ट स्टडीड। पहला अगर पॉइंट देखें तो H1N1 is a subtype of the influenza A virus. Yes. Antigenic shift in influenza virus occur due to a gradual accumulation of mutation? No. अगर हम लोग H and N are surface protein used for clarifying influenza A subtype. Okay. Antigenic shift is mainly associated with influenza A and can contribute to an emergence of a pandemic strain. Yes. So I guess the answer is 1, 3 and 4. आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि पीएम केयर फंड के ऊपर है। ठीक है, इस चीज को लेकर के ट्रांसपेरेंसी को क्वेश्चन मार्क डाला जा रहा है। इसमें ऑडिट डिस्क्लोजर के डीले के वजह से जो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है उस पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट को थोड़ी आलोचनाएं भी मिल रहे हैं। हम देखें इसमें से मेजर जो कंसर्न है वो सबसे पहला कंसर्न लो फंड यूटिलाइजेशन का हो सकता है। जितना बजट अलोकेट हुआ उतना बजट यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड डोनेशंस भी इनमें से एक पॉइंट है कि जो डोनर्स हैं उनके उनके जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली प्रोवाइडेड ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग देखें तो देर इज अ रीफंड ऑल्सो, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। और जो आरटीआई डिमांड्स है उसको रिन्यू करने की बात भी हो रही है। ये जो पूरा स्कीम है, ये जो पूरा फंडिंग है, ये बेसिकली आरटीआई के अंडर नहीं है। अगर हम लोग देखें पीएम केयर फंड बेसिकली है क्या, तो इसका फुल फॉर्म ये है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी केसेस। ये बेसिकली ऐसा वर्क करता है, ये फंड ऐसे वर्क करता है कि जब भी कोई इमरजेंसी केस आती है, सिचुएशन आता है, तब फंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस सिचुएशन को टैकल किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। अगर इसका एस्टैब्लिशमेंट देखें तो ये पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एस्टैब्लिश हुआ ऑन 27 मार्च 2020। लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो लीगल स्टेटस इसका एक्चुअली में देर इज नो स्टैट्यूटरी लीगैलिटी, है ना, बट इट कम्स अंडर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर ये आता है। चेयरमैन की अगर बात करें तो द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ दिस होल होल बॉडी। ट्रस्टीज यू कैन सी कि किचन कैबिनेट के कुछ ऐसे कैबिनेट्स हैं जो इस पूरे फंड के सर मैंने वहां पे दे आर पार्टिसिपेटिंग। पर्पस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब भी ऐसे कोई इमरजेंसी केसेस देखने को मिलते हैं तो उस टाइम पे ये फंड को यूज किया जाने के लिए ही ये फंड बना था। गवर्नेंस एंड लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें तो सबसे पहले ये जो पूरा फंड है पीएम केयर फंड, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। यानी कि कोई भी अगर डोनेशन दे रहा है तो उस मनी, उस अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
वही अगर हम लोग कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर एलिजिबिलिटी देखें तो वो चीज़ हमें कंपनीज एक्ट 2013 में देखने को मिल जाती है, और वो चीज़ इस पूरे फंड में कैलकुलेट यानी कंट्रीब्यूशन का हिस्सेदारी भी माना जाता है। फॉरेन डोनेशन देखें तो जो अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो अभी आया था, बेसिकली उस एक्ट के तहत भी ये है नहीं। यानी कि अगर फॉरेन कुछ भी फंडिंग आ रहा है तो वो एफसीआरए के तहत नहीं होगा। ठीक है। ऑडिट की अगर बात की जाए तो जैसे हम जानते हैं कॉम्पिटेंट एंड ऑडिट जनरल इस यूजुअली सारे ऑडिट को मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, बट इस केस में देयर इज एन इंडिविजुअल चार्टर अकाउंटेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कहने के लिए ये जो फंड है इट इज वेरी मच फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक, बट ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क डेमोक्रेसी पे भी लाता है। आरटीआई स्टेटस अगर देखें तो आरटीआई स्टेटस के तहत भी ये नहीं है। ठीक है। आरटीआई का जो एक्ट है 2005 उसके भी रेगुलेशन के अंडर नहीं आता है पीएम केयर फंड। पीएम्स पावर अगर देखा जाए तो ऐसा 3 नॉमिनेटेड ट्रस्टीज को पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं और लीगैलिटीज है जो हम देख सकते हैं इस पूरे फंड में। द करंट कंट्रोवर्सी, अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये न्यूज में क्यों है। इस चीज को हम देख सकते हैं कि जैसे ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा जो बात है, डिले ऑफ डिस्क्लोजर। जो ऑडिट का जो पूरा है फाइनेंशियल ईयर अगर आप यहाँ देखें 2022-23 का डिस्क्लोज करने में दे डिलेड अ लॉट, और ये जो डिले है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप जब बात करते हो चैरिटी की तब वहां पे ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ट्रस्ट आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं कर पा रहे हो। बिलेटेड रिलीज, अगर हम लोग कुछ ऐसा ऑडिट के जो कुछ स्टेटमेंट्स देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऑडिट के जो हैं, ये जो 2 इयर्स हैं, हम देख सकते हैं कि ये जो रिलीज है ये बहुत ही ज्यादा लेट है। ठीक है। मीडिया ट्रिगर अगर देखा जाए तो इस जो पूरे पीएम केयर फंड को लेकर के मीडिया ने भी इसको बढ़ चढ़ के इस पे बात की है, चर्चा किया है। उसमें से एग्जांपल हम देख सकते हैं कि द हिंदू ने 8 अगस्त को एक ऐसा डिस्क्लोजर लैब्स को लेकर के एक आर्टिकल लिखा था। एक्टिविस्ट रिएक्शन की अगर देखें तो उनका भी यही कहना है, उनका भी यही मानना है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं हो रहा है। रिफंड ऑप्स ऑप्स ओपेसिटी देखने को मिलता है। ₹324 का हमें रिफंड देखने को मिलता है, जो कि विदाउट एनी रीजन। क्या रीजन हो सकता है ये पूरे डिस्क्लोजर का? ठीक है। मिसिंग नोट्स, बहुत सारे ऐसे मिसिंग नोट्स हैं जो कि हमें देखने को भी मिल जाते हैं। हम ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, एक मिसिंग नोट का भी एक इशू एमर्ज हो रहा है। अब अगर हम लोग मेन डेटा देखें इस चीज को लेकर के, आंकड़ों के वजह से भी हम बहुत चीज प्रूव कर सकते हैं। तो द नंबर दैट आर अलार्मिंग, जो डोनेशन है वो हम देख सकते हैं कि इतने देयर वाज दिस मच अमाउंट, टोटल इनकम इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतने थे, एंड टोटल स्पेंड में से इतना था। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है स्पेंडिंग को भी लेकर के, यानी कि लो यूटिलाइजेशन फंड, लो फंड यूटिलाइजेशन। उसमें से हम देख सकते हैं कि जो यूटिलाइजेशन है वो 0.01% ही सिर्फ हुआ। हम ये भी देख सकते हैं द इनकम ऑफ द स्पेंड भी इतना ही था, 18.1%। रिफंड बाय एजेंसीज, ये नंबर हम जानते हैं कि ₹324 हमने देखा कि किस तरीके से रिफंड हो गया, है ना। और इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं किया गया कि बेसिकली हुआ क्या और हुआ क्यों। और हम देख सकते हैं कि जो मिसिंग एनुअल डिस्क्लोजर है उसके बीच में 3 साल का एक गैप देखने को मिल जाता है। तो ये आंकड़ों की वजह से वी कैन क्लियरली से कि जो ये पीएम केयर फंड है इट इज एक्चुअली नॉट प्रोवाइडिंग इनफ ट्रांसपेरेंसी, एंड कहीं ना कहीं ये अथॉरिटेटिव एक बिहेवियर को भी दर्शाता है। नाउ यू कैन सी देयर आर की कंसर्न्स जो कि अभी बहुत ही ज्यादा उभरते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रियल डिस्ट्रेस जो इवेंट्स थे, इतने सारे डिजास्ट्रस इवेंट में भी इस फंड को यूज नहीं किया गया, वो चीज भी देखने को मिल जाती है। ये जो रिफंड था वो भी अनएक्सप्लेन्ड था। ठीक है। ₹324 का जो पूरा फंड था वो भी रिफंडेबल देखने को, एंड देर इज नो एक्सप्लेनेशन। फॉल्टी इक्विपमेंट्स,
हम ये चीज देख सकते हैं कि जो रिफंड हुआ ये कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मास्क यानी कि छुपाता है। और इसमें जो डिफेक्टिव प्रिक्योरमेंट है, अगर किसी गलत मीन से या किसी ब्लैक करेंसी को वाइट करने की कोशिश की गई है तो वो चीज को भी लेकर के देर इज अ गैप एंड वो प्रयोग देर इज नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। मिसिंग ऑडिट नोट्स, हम देख सकते हैं कि जो ऑडिट नोट्स हैं उनकी भी जांच पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं एक दरार यानी कि मिसिंग देखने को मिल रहा है। फंडिंग सोर्स ऑफ डोनेशन इंक्लूडिंग फॉरेन रिमेन अनडिस्क्लोज्ड, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज की जब भी कोई बात आती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन वही अगर पीएम केयर फंड की बात की जाए तो वहां पे वी कैन सी दैट देर इज अ गैप। हमें पहली बात तो डोनेशन का सोर्स नहीं पता, अगर फॉरेन से है भी तो वो एफसीआरए के रेगुलेशन के तहत नहीं आता। ये सब चीज हमें देखने को मिल जाती है कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी के बेसिक आइडिया को बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करता है। आरटीआई एविएशन का भी हम देख सकते हैं कि आरटीआई ने कुछ डिमांड्स रखे थे बट ये आरटीआई के तहत भी नहीं है, तो इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसमें कहीं ना कहीं खारिज होते हुए दिख रहा है हमें। वाई इट मैटर्स, क्यों इतना जरूरी है कि हम इतना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? क्योंकि वी लिव इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड उसमें पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज एक्चुअली अबाउट द पीपल। वही अगर हम लोग डिजास्टर मैंडेट की बात करें तो डिजास्टर को लेकर के इस फंड को जो एक्यूमुलेट किया जा रहा है वो प्रॉपर वेज में यूज भी नहीं हो रहा, वो चीज भी हमें देखने को मिल जाती है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी खारिज करता है, इसीलिए पूरा जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। आप देख सकते हैं पब्लिक पर्पस फंड वीकनेस अकाउंटेबिलिटी कल्चर, यानी कि आर्बिट्रेरीनेस को भी कहीं ना कहीं ये करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है जो कि एक्चुअली एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, राइट टू नो, वो चीज से जुड़ा हुआ है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, फॉर अस टू नो कि राइट टू इंफॉर्मेशन की जो प्रिंसिपल है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होते हुए दिख रहा है। फॉरेन इनफ्लो, undisclosed foreign donation rise sovereignty and audit concern, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे भी एक कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने आकर कर दिखता है। ठीक है। और ऑडिट कंसर्न तो हमें दिखती ही है, तो ये किस तरीके से एक करप्टेड वेज भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक की अगर हम बात करें तो जो बेसिक पार्लियामेंट हो गए, सीएजी हो गए या सिविल सोसाइटीज जैसे ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किए जाते, जबकि ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों के जब भी इमरजेंसी पर्पस आते हैं या डिस्ट्रेस होता है उस चीज में इस फंड को यूज करना होता है, तो जब ये लोगों के लिए, ये आवाम के लिए है और उन तक ये चीज पहुंच भी नहीं रही है तो कहीं ना कहीं वी कैन सी कि कितने ज्यादा हद तक ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक माना जा रहा है। वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं? सबसे पहले हमें इस पूरे जो पीएम फंड है, केयर फंड है, इसको हमें आरटीआई के तहत डालना होगा। इसमें ऑडिटर जनरल की भी कुछ योगदान होनी चाहिए। यू कैन सी दैट कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक लीगलाइजेशन और एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमली डिस्क्लोजर, ये जो डीलेज हमें देखने को मिल रहे हैं ये भी हमें टैकल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। यूटिलाइजेशन प्लान को भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में इंश्योर किया जाए, एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट बनाया जाए जहाँ पे पीपल एंड पब्लिक कैन गो एंड हैव द एक्सेस ऑफ दीज फंड्स एंड ट्रांजैक्शंस जो एक्चुअली में इस पूरे फंड में हो रहे हैं।
इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, कमीशन, ऐसे टाइप के भी कुछ ऐसे बनने चाहिए जो इस पूरे फंड, केयर फंड को रेगुलेट कर सके, इसको ओवरसी कर सके। ठीक है। नाउ देर इज वन क्वेश्चन इफ यू लुक एट इट। ठीक है, आप एक बार इसको देखें। इट इज रिलेटेड टू पीएम केयर फंड। पहला अगर पॉइंट देखें तो इट वाज कंट्रीब्यूटेड अंडर द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस। आई एम सॉरी, ये पार्लियामेंट के कोई भी एक्ट पे स्पेसिफिकली इंश्योर्ड नहीं है, तो पहला जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू द फंड क्वालिटी एज CSR एक्सपेंडिचर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, दिस इज करेक्ट। The fund is audited by the CAG of India. No, it is not correct. And अगर लास्ट का देखें तो foreign donations to the funds are exempted from the provisions of FCRA 2010. Yes. तो इसका आंसर हो जाएगा B, 2 and 3। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फूड सिस्टम को लेकर के है। ठीक है, इसमें फूड सिस्टम को लेकर के जो भी चर्चाएं चल रही हैं कि 2030 तक जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, वो भी हम देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेचर फूड को लेकर के एक नया स्टडी ने इस चीज को एनालाइज किया, जिसमें 2015 से लेकर के अभी तक में पूरा एक स्टडी, एक लॉन्ग टर्म स्टडी की गई, जिसमें जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 119 कंट्रीज हैं, उनमें से जो जितने भी कंट्रीज हैं वो जो फूड सिस्टम को लेकर के 2030 का जो टारगेट था उसको इंश्योर करने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखते हुए पाई जा रही है। ठीक है। एंड उनका जो फूड सिस्टम का जो ट्रांजिशन है वही जो टारगेट है। और हम ये देख सकते हैं कि ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो इमर्ज होते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें तो इट्स फूड सिस्टम ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि जो फील्ड से लेकर के जो मार्केट तक और जो आप कंज्यूम करते हो उस पूरे प्रोसेस में जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुआ, तो वही एमिशन को लेकर के देखा जा रहा है कि कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वही अगर हम लोग बात करें फूड इनसिक्योरिटी की, यानी हम तो वी हैड दिस टारगेट कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, बट फूड इनसिक्योरिटी को भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम की तरह इमर्ज हो रहा है। और गवर्नेंस में भी, गुड गवर्नेंस के जगह पे गवर्नेंस में भी एक बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग देखें कि स्टडी में की फैक्ट्स क्या हैं, तो इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड बाय दिस नेचर फूड के नाम से, दिस वाज द होल स्टडी वाज अबाउट। कंडक्टेड अगर देखा जाए तो वाज डन बाय फूड सिस्टम काउंटडाउन इनिशिएटिव के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया, ताकि पता तो चले कि जो फूड सिक्योरिटी को लेके जो गोल्स बनाए गए हैं ग्लोबली, वो कितने हद तक और कितनी कंट्रीज उसको फॉलो कर रही है। कवरेज अगर देखें तो 197 कंट्रीज इसमें इवेल्युएट होती हैं, जिनको हम इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 44 मेजर इंडिकेटर्स। इसमें पॉवर्टी, यू कैन ऑल्सो से हंगर, तो ऐसे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन पूरे इंडिकेटर्स में है, तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। बेसलाइन अगर देखें तो 2015 अगर देखें तो प्रोग्रेस मेजर्ड फ्रॉम 2015 अगेंस्ट 2030 एंड 2050 का जो गोल है वो हम लोग 2015 से कैलकुलेट किया गया इस पूरे स्टडी में। एंड इसी कैलकुलेशन के थ्रू पूरा ओवरऑल जो कंक्लूजन आके निकला है कि कितने हद तक प्रोग्रेस होना चाहिए था और कितने हद तक प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो सब चीज में भी एक बहुत बड़ा एक मतभेद देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग नॉवेल अप्रोच देखें तो ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट्स नॉट डायरेक्शन ऑफ द चेंज। स्पेसिफिक टारगेट्स जो है उनको लेते हुए इंडिविजुअली उनको स्टडी करके दे आर सीइंग दिस नॉट एज अ यू नो डायरेक्शन ऑफ चेंज। पर्पस अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इस स्टडी को करते हैं तो हम जो पॉलिसी बनाएंगे उस चीज को गाइडेंस एक प्रॉपर मिल जाएगी, ताकि जो 2030 2050 का जो टारगेट है फूड सिस्टम को लेकर के, उस चीज को हम कहीं ना कहीं मतलब वी कैन एक्चुअली अचीव इट। तो सबसे पहले पॉलिसी में गाइडेंस की बहुत जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट्स कितने हद तक करनी चाहिए और कितना ज्यादा हमें इस पे काम करनी चाहिए, कितना ज्यादा हमारे पास टाइम है ना।
एंड अकाउंटेबिलिटी वर्ल्ड वाइड देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे पर्पसेस हैं इस पूरे स्टडी के पीछे। ठीक है, अगर हम लोग 5 डोमेन ऑफ असेसमेंट देखें, यानी कि इसी इन्हीं सब असेसमेंट के अंडर देर आर 44 इंडिकेटर्स, जिसमें जिसमें से वी कैन सी दैट डाइट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट असेसमेंट है। ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन है उसको अफोर्डेबल फूड मिल सके, न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, उनका डाइट पैटर्न्स चेंज हो, ताकि जो NCD है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में इंडिया में देखने को स्पेशली मिल जाता है। इनका बेसिक रीजन ही वही है, द प्रॉब्लम ऑफ डाइट, द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन। एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे मोनोक्रॉपिंग जैसे प्रैक्टिसेस हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ग्राउंड को, सॉइल को। तो वो उसको भी हम टैकल करने के लिए ये पूरा एक डोमेन है। लाइवलीहुड एंड इक्वालिटी, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। वन वाज साइंटिफिक एंड हेल्थ को लेकर के पूरा एक एस्पेक्ट, दूसरा वाज द एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा अगर देखा जाए इज द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। इक्वालिटी जो है आपको तभी इंश्योर होती है जब आपके पास इक्वल एक्सेस ऑफ फूड हो, एंड उस चीज को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नेंस में देर इज अ गैप, है ना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और रेजिलियंस, जो आफ्टर शॉक हो गया, क्लाइमेट को लेकर के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, वो सबको भी लेकर के ये चीज, कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो इस चीज को टैकल करने की बात कर रहा है। वेयर द प्रोग्रेस इज लैगिंग, यानी कि प्रोग्रेस जो है उसमें मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ग्लोबल एवरेज का जो देखें तो 75% दे आर नॉट डन, यानी कि अगर बात करें 25% ही सिर्फ इस गोल के तरफ काम करने की कोशिश की गई है। बाकी जो 75% है, उस वजह से पता चलता है कि देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द गोल एंड द इम्प्लीमेंटेशन, एंड उस वजह से वी हैव टू टैकल इट आउट। नो कंट्री ऑन ट्रैक, हम देख सकते हैं कि ऐसे हो सकता है कुछ कंट्रीज ज्यादा ट्रैक पे हो, कम हो, बट कोई भी अगर देखा जाए तो एंटायरली ट्रैक पे नहीं पाए गए हैं। जिसमें हमें देखने को मिल सकता है कि जो जीरो नेशन प्रोजेक्टेड टू मीट, देर इज नो कंट्री जो कि इस पूरे गोल को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए किसी हद तक पहुंच पाया है। फूड इनसिक्योरिटी भी हमें देखने को मिल जाती है एशिया और अफ्रीका जैसे कंट्रीज में। ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल जाती है कि किस तरीके से ये जो फूड इनसिक्योरिटीज है वो बहुत ही ज्यादा नंबर पे बढ़ते हुए दिख रहा है। गवर्नेंस वीकनेस, देर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। जो सिविल सोसाइटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर पॉलिटिकल सिस्टम। सिविल सोसाइटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट को पुश करती है इन द राइट डायरेक्शन। उनकी भी तादाद कम होते हुए हमें इस पूरे में दिखने को मिल जाती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अभी जो एक नया ट्रेंड हुआ है कि वेन एवर देर इज लाइक, अगर फॉर एग्जाम्पल आप भी, और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी छोटे शहर से अगर अर्बन एरिया में आ रहा है पढ़ने लिखने के लिए, जॉब करने के लिए, और अगर उनके पास प्रॉपर फाइनेंसेस नहीं है, तो वो बेसिकली शिकार बन जाते हैं इन्हीं प्रोसेस्ड फूड की। क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो है बहुत ही ज़्यादा चीप और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, एंड टाइम टू टाइम हम खा तो लेते हैं, लेकिन हमारा हमारा जो भूख है वो तो मर जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशियस और जो डाइट हुआ वो हमारा पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता। तो ये जो पूरा एक वेव जो निकला है कि हमें प्रोसेस्ड फूड को इनटेक करने की जो एक आदत सी हो गई है, उस चीज को भी हम देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अनदर रीजन कि इस वजह से क्यों प्रोग्रेस जो है वो लैक होते हुए पाया जा रहा है। स्लो पेस, भले ही देर इज मार्जिनल और रिवर्स प्रोग्रेस हम देख सकते हैं, एंड हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा, यानी कितना कम तरीके से दिस इज एक्चुअली इन एक्शन। फाइंडिंग्स इन नंबर, नाउ यू कैन सी देर इज वन डेटा दैट इज प्रोवाइडेड, एक डेटा प्रोवाइड किया गया है जिसमें यू कैन सी 197 कंट्रीज को स्टडी किया गया, 44 इंडिकेटर्स हैं, इसमें 75% गैप देखने को मिल रहा है, और 73% अगर हम देखें तो फिर एनुअल कट नीडेड इन एशिया फंड फूड इनसिक्योरिटी
देखने को मिल रहा है। वही अगर हम रीजनल स्नैपशॉट देखें तो अफ्रीका की अगर बात की जाए तो 15 से 20% ही ये कुछ हद तक टारगेट पे हैं। एशिया की अगर बात किया जाए तो 63% प्लस हैं। और यूरोप की बात की जाए तो दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट टुवर्ड्स द टारगेट। और तुनेशिया जो कि अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में इसीलिए अलग से है क्योंकि अफ्रीका में एक तुनेशिया ही है जिसका हमने जो आउटपुट है, जिसका हमने परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में देखा है। नाउ देर इज रीजनल परफॉर्मेंस, जैसा पिछले आंकड़े में हमने देखा। तो आप देख सकते हो कि इसमें एशिया और यूरोप बहुत ही ऑन देयर नाम पे दे आर एक्चुअली वर्किंग वेरी नाइसली। तो उनका हम देख सकते हैं कि जो यूरोप और एशिया है, दे आर क्लोजेस्ट टू ग्लोबल टारगेट्स अक्रॉस द मोस्ट इंडिकेटर्स। अफ्रीका और अमेरिका की बात की जाए तो देर इज अ लार्ज गैप जो हमें देखने को मिल जाता है। एंड इंडिकेटर्स जो डिजायरेबल लेवल्स हैं वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक देखते हैं। हम देख सकते हैं कि अफ्रीका में मेजर अगर प्रॉब्लम की अगर डिस्कस की जाए तो वो बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के है। लेकिन वही अगर हम लोग अमेरिका की बात की जाए तो मोर एंड मोर यूसेज ऑफ दिस प्रोसेस्ड फूड एंड हैविंग अ वेरी अनहेल्दी डाइट, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए जो टारगेट है वो ये दो कंट्री उतने अच्छे से नहीं कर पा रही है। यही बात अगर हम लोग टुनेशिया की करें जो कि अफ्रीका का ही एक कंट्री है, उसमें हम देख सकते हैं कि देर आर 16 इंडिकेटर्स जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छे नंबर्स पे दिख रहा है। एंड रीजनल बेंच मार्किंग अगर देखा जाए तो कट्स अफ्रीकाज डाइट कॉस्ट गैप फ्रॉम 58.7% टू 32.2%। देख सकते हैं कि अफ्रीका में वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ओशियनिया यानी ओशनिया अगर कुछ ऐसे कंट्रीज को देखा जाए तो उसमें ग्लोबल और रीजनल जो बेंचमार्क्स हैं वो बहुत बहुत ही हद तक अलाइंड और एक सेम पैटर्न पे देखने को मिल जाते हैं। वही अगर हम लोग इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो रीजनल टारगेट्स ऑफर अ मोर रियलिस्टिक पाथ वेज। यहाँ पे यही बात हो गई कि ये जो टारगेट है 2030 2050 के जो टारगेट ग्लोबली लिए गए हैं, ये सारे कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते क्योंकि रीजन टू रीजन बहुत सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, कल्चरली, क्लाइमेटली, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, है ना, आइडियोलॉजिकली। तो ये सब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हर रीजन टू रीजन चेंज होते हैं। अब इसी पे अगर हम लोग बोलेंगे कि यू डू दिस यू डू दैट, तो उस हिसाब से वही हो जाएगा कि आप बोल रहे हो एक हाथी को कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। तो वो चीज देखने को बहुत ही ज्यादा हमें इसीलिए देखना चाहिए कि वन साइज फिट ऑल वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए। इंडिकेटर्स मूविंग बैकवर्ड, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके नंबर्स घटते हुए दिख रहे हैं। जब भी सिविल सोसाइटीज की बात होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट को सही ट्रैक पे नज करना, पुश करना, ये सिविल सोसाइटीज का काम होता है। एंड उन्होंने भी पार्टिसिपेशन में हमें एक डिक्लाइन देखने को, कम होते हुए दिखने को दिख रहा है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट प्रॉपरली अकाउंटेबल नहीं है बहुत सारे चीज़ों के लिए, और वो फूड पॉलिसी को कहीं ना कहीं ओवरलुक करके वीकन यानी कि कमजोर कर देता है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, अब अगर हम लोग देखें कि जो इंडिकेटर्स जो एक्चुअली बैकवर्ड इंश्योर कर रहे हैं, उनमें से ये बहुत ही मेजर है कि प्रोसेस फूड को इनटेक बहुत ही हाई लेवल पे किया जा रहा है। वाटर विड्रॉल, अभी हम देख सकते हैं कि, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है जो कि गवर्नेंस गैप, साथ साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है उनका फैक्टर्स है। ठीक है, तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही नहीं हो रहा है, इट इज ऑल्सो एन इनकॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाटर शॉर्टेज हमें बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, तो वो जो वाटर शॉर्टेज है उनकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट भी कम होते हुए दिख रहा है। ठीक है, पेस्टिसाइड यूज के वजह से जो कंजम्पशन है, उसके वजह से जो बायोडाइवर्सिटी पे असर है वो बहुत ही ज्यादा नंबर पे पड़ता है। और जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात करें तो वो एमिशन कहीं से भी हमें घटते हुए नहीं दिख रहा, हर जगह से हमें बढ़ते हुए ही दिख रहा है।
ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज देखने को मिलता है। आपने और हमने पढ़ा भी होगा कि कार्बन फुट देयर इज अ करेंसी एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कार्बन एमिशन को लेकर के जो ये डेवलप्ड कंट्रीज बाय करते हैं, एंड वो एमिशन को हम देख सकते हैं कि इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस होल एस्पेक्ट। पॉजिटिव सिग्नल्स अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एंटायरली बुरा नहीं है, ये पूरा रिपोर्ट, ये पूरे स्टडी ने पूरा एंटायरली नेगेटिव्स नहीं शो किया, कुछ ऐसे पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो 50% यानी कि हाफ ऑन ट्रैक है, यानी कि दे आर ऑलमोस्ट देयर। 1/3 ऑफ द कंट्री अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑन कोर्स फॉर 2030 ऑन 7 ऑफ 33 असिस्ट इंडिकेटर्स। हम देख सकते हैं कि एक तिहा जो कंट्रीज हैं उनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्चुअली इस ट्रैक पे हैं। क्रॉपलैंड चेंज एनकरेजिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल लैंड यूज को सिर्फ हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, हमें उस एग्रीकल्चरल लैंड को एक प्रॉपर दिशा और प्रॉपर तरीके से यूज भी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड को हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग इन सेवरल रीजन्स, एक पॉजिटिव ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उनके भी नंबर्स एंड डेटाज में हमें एक घटता हुआ नंबर दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। एंड फूड सप्लाई की अगर बात करें तो फूड सप्लाई बेसिकली स्टेडीली रिड्यूसिंग, जो वेरिएबिलिटीज थी, वो जो अनसर्टेनिटीज थी, वो अब एक स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, लेवल पे आ चुकी है, जिसके वजह से देर इज अ स्टेडी रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है इन द वेरिएशन। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो मोबाइल सब्सक्रिप्शन राइज एंड एनेबल ऑफ मार्केट एक्सेस, फूड सिस्टम के एक बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट होता है मार्केट एक्सेस, तो उसमें भी एक बहुत ही पॉजिटिव कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इफ यू लुक टूवर्ड्स द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस होल थिंग, इट इज एक्चुअली लिंक्ड विथ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं ग्लोबली जिनको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आवाम को एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी, साथ साथ में एक नेचुरल प्रोसेस्ड फूड भी प्रोवाइड कर सकें। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि एक्चुअली में फेल कर रही हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स में, देर आर 44 इंडिकेटर्स, एंड उसमें से कुछ कुछ इंडिकेटर्स में सम कंट्रीज आर फेलिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो फाइनेंसिंग सस्टेनेबिलिटी है इसको इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनोवेशन पुश, सिर्फ ट्रेडिशनल वेज में ही वी कैन नॉट अचीव दिस टारगेट, फॉर दिस वी नीड अ लॉट ऑफ इनोवेशन, एंड जब भी इनोवेशन पुश की बात आती है तब बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरियाज करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बाय द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल बेंचमार्क्स को बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग ग्लोबली एक बेंचमार्क फिट कर दें एंड उसी हिसाब से अगर हम लोग सारे कंट्रीज़ को उसी हिसाब से अगर कंट्रोल या रेगुलेट करने की कोशिश करें तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि डिस्पेरिटीज हिस्टोरिकली अवेलेबल है, एंड डिस्पेरिटीज को इंश्योर और हटाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग हॉरिजन गोल्स 2050 जो है ये बहुत ही कम लेवल ऑफ गोल है, बहुत ही कम ड्यूरेशन है, इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ देर इज वन मेंस क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम इस पे आगे चर्चा करें। अब अगर बात करें हम लोग मेजर एक आर्टिकल की जो कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है और उसको गारंटी करते हुए जो स्कीम है वो किस तरीके से एक लिम्बो यानी एक अनकंफर्टेबल लंप की तरह रह गया है, तो इसको लेकर के कुछ ऐसे डिस्कशंस हैं जो किए जा रहे हैं। इस पूरे आर्टिकल में यही दिया हुआ है, ठीक है। वीवी जी राम जी, दिस इज वन स्कीम जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि रूरल डेवलपमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है वहां पे ये जो स्कीम है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल माना जा रहा है। इट इज दी सक्सेसर ऑफ एमजी नरेगा।
प्लीज नोट दिस कि एमजी नरेगा का अब ये एज अ सक्सेसर आया है। ओके, द ट्रांजिशन फ्रॉम एमजी नरेगा टू वीबी जी राम जी was supposed to begin from 1st April 2020, यानी कि 1st April 2020 से जो विकसित भारत जो राम जी है, जी राम जी, ये जो पूरा स्कीम है, इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन का ये डेट था। एंड अब हमें देखने को मिल रहा है कि क्या रियलिटी यानी कि ग्राउंड रियलिटी में ऐसा हो रहा है या नहीं। नाउ यू कैन सी देयर आर सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। सेलिएंट फीचर्स की अगर बात करें इस पूरे एक्ट की, जो ये पूरा स्कीम है, इसमें हम देख सकते हैं एनहांस स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इस पूरे आर्टिकल में इट्स पूरे एक्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी का एक स्कीम है। बैलेंस्ड प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स और रूरल इकोनॉमी के लिए ये वाला जो स्कीम है इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड। ओके, टाइमली वेजेस पेमेंट भी इसमें से एक प्रोविजन है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग विथ नेशनल कन्वर्जेंस, डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग है यानी कि स्टेट्स का भी अब योगदान इस पूरे आउटकम में, इस पूरे एक्ट में देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में एक रिफॉर्म देखने को मिल रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है उसको भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड राइट टू डिमांड, इस पूरे बात पे ये पूरा एक निर्भर करता है, वीबी जी राम जी, ये पूरा ग्रामीण यानी कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है, और इसमें राइट टू डिमांड और एम्प्लॉयमेंट गारंटी जैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब हम लोग ने देख लिया, दिस यू कैन सी कि ये जो विकसित भारत ग्राम जी राम जी है, ये कितने हद तक दिस इज द एक्चुअल प्रोविजंस। वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करना, इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल रीजन में कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, ठीक है। स्पेशल वर्कर्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सब जब भी कोई भी कंट्री में हीट वेव्स आती है तो सबसे ज्यादा असर इन्हीं लेबरर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स पे होता है, तो वो चीज को भी लेकर के इसमें कहीं ना कहीं टैकल किया गया है। क्रिएटिंग क्लाइमेट रेजिलेंस विलेजेस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, वही अगर लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसको भी एनहांस करता है, जिसमें रूरल की जो इनकम है, इकोनॉमी है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। नाउ वी कैन सी सम ऑफ द अदर प्रोविजंस जो है इसमें। एक और प्रोविजंस की इंक्लूडेड है वो नॉर्मेटिव फंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन का है। डिसेंट्रलाइज्ड रोल ऑफ पंचायत भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्टेट पार्टिसिपेशन, सेंटर पार्टिसिपेशन और साथ साथ में पंचायत पार्टिसिपेशन भी इस एक्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमी है, एसेट क्रिएशन को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्टिंग की बात हो गई, तो वो सब को भी लेकर के देयर इज वन प्रोविजन। टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूजन भी एक प्रोविजन है इस एक्ट में, और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इस एक्ट में प्रोवाइड किया जाता है। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें प्रॉपर, अगर डेटाज एंड हम लोग आंकड़े देखें, तो हमें एक ग्राउंड रियलिटी का एक पिक्चर सामने मिलता है। अगर एमजी नरेगा प्लस ये जो पूरा स्कीम है, विकसित भारत जी राम जी जनरेटेड अगर बात करें, तो वी कैन सी दिस एंड वी कैन सी दिस कि कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रहा है। ओके, वी कैन सी कि एनरोलमेंट हो रहे हैं, इसमें हर चीज़ हो रही है। ओनली अबाउट 70 करोड़ पर्सन डेज, आप देख सकते हो कि पहले जब एमजी नरेगा था तो यू कैन सी दैट देर इज 128 करोड़ पर्सन डेज ड्यूरिंग अप्रैल एंड जुलाई। एंड वही अगर 25-26 की अगर बात करें तो 119 करोड़ पर्सन डे जॉब,
लेकिन वही अगर हम लोग 26-27 की बात करें जहाँ पे एक्चुअली ये एक्ट आया, तब हम देख सकते हैं कि सिर्फ 70 करोड़ पर्सन डे जॉब देखने को मिलता है, विच रिप्रेजेंट अ डिक्लाइन ऑफ अराउंड 43% कंपेयर्ड विथ एवरेज ऑफ प्रीवियस 2 ईयर। यानी कि पिछले 2 साल के अगर पूरे एवरेज को निकाला जाए तो इस साल में जो 43% है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि देर आर 43% डिक्लाइन, यानी कि कम होते हुए नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। वही अगर हम लोग स्टेट वाइज अगर सिचुएशन देखें तो यू कैन सी द डेटा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जो ऐसे कुछ यू नो परसेंटेज है, जिसमें गुजरात इज द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट इज हिमाचल प्रदेश। इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, नाउ नाउ देर आर सम इश्यूज जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। वी कैन से दिस कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले जो रूल्स हैं इस पूरे एक्ट के तहत जो प्रोवाइड किए गए हैं, यू नो ये दीज रूल्स आर नॉट रेडी एंड दे आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। अगर ये रूल्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते तो ये जो हमें एक डेटा में एक डिक्लाइन और एक शार्प ड्रॉप देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट गारंटी को लेकर के, उसमें भी हम देख सकते हैं कि द रूल्स आर नॉट रेडी। ठीक है, डिलेड रोल आउट, वी कैन से दिस कि जो ड्राफ्ट रूल्स केम ऑन 22 मई वो बहुत ही ज़्यादा डिलेड हैं। और जो रोल आउट्स है उनको भी हम देख सकते हैं कि देर इज़ अ डिले इन द रोल आउट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी देखने को मिलता है। ग्राउंड लेवल डिसरप्शन, रियलिटी की अगर बात करें, ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो ऑफिशियल स्टॉप्ड ओपनिंग न्यू एमजी नरेगा वर्क इन सम एरियाज। ऐसे भी कुछ एरियाज हैं, ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे एमजी नरेगा के जो रजिस्ट्रेशन और जो पूरा ओपनिंग ऑफ न्यू एमजी नरेगा वर्क्स, उस चीज को पूरी तरीके से ही खारिज कर दिया गया है। क्रिएटिंग अ ट्रांजिशनरी लंप, यानी कि इस पूरे ट्रांजिशन में एमजी नरेगा से ट्रांजिशन टूवर्ड्स वीबीजी राम जी, इस पूरे जो ट्रांजिशन को अगर देखा जाए तो इसमें हमें एक बहुत ही बड़ा इरेगुलरिटी देखने को मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं। ठीक है, बजट पैराडॉक्स अगर बात की जाए तो वीबीजी राम जी जो है, इसमें जो एलोकेट किया गया है फॉर 26-27 में, इट इज एक्चुअली स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल एमजी नरेगा एक्सपेंडिचर इन 25-26। यानी कि इस एक्ट का जो बजट एलोकेशन है वो भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। बट वही अगर हम लोग स्टेट्स को इंक्लूड कर दें, उनका कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड कर दें, तो ये जो पूरा बजट है ये ₹1.5 लाख करोड़ बन जाता है। पर अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और गारंटी की अगर बात करें तो उस पे बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट 4 मंथ्स हैज फॉलन इंस्टेड ऑफ राइजिंग। जो नंबर्स हैं उन्हें बढ़ने चाहिए बट उनमें भी एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मेजर अगर कंसर्न्स देखा जाए तो एमजी नरेगा नॉर्मली प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दी समर एग्रीकल्चर लेन सीजन। समर एग्रीकल्चरल लेन सीजन जो है वो रूरल इकोनॉमी को लेकर के बहुत ही मेजर सेगमेंट है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि द समर एग्रीकल्चर लेन है, तो ये बेसिकली एक ओवरऑल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द नेशंस इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हम जानते हैं कि देर इज लाइक इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एमजी नरेगा प्रॉपरली किस चीज़ पे काम कर रहा था। वही अगर अप्रैल जुलाई की अगर पीरियड की बात की जाए तो इस तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है ये रूरल वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब जो हम लोग नंबर्स को देख रहे हैं और उनके बीच में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एक कम होते हुए नंबर देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो रूरल की जो इकोनॉमी है उसमें एक घटता हुआ पैटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ही रेट से बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसमें जो पुअर स्टेट्स हैं उनके डिस्प्रपोर्शनली
उनको अफेक्ट किया जाएगा और डिस्पैरिटीज बढ़ने के चांसेस यहाँ पे स्टेट टू स्टेट अगर देखा जाए तो बढ़ जाते हैं। वीकन द रूरल सेफ्टी नेट, रूरल का जो सेफ्टी नेट है, जो उसकी इकोनॉमी है जिस पे वो निर्भर करता है, अगर उसी में अगर हम लोग एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है तो उस वजह से भी एक बहुत ही कंसर्निंग प्रॉब्लम सामने आती है। और अगर परचेजिंग पावर रूरल एरिया का देखा जाए तो वो भी बहुत ही डिजास्ट्रस सिचुएशन में हो सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं कि जो कंसर्न्स एक्चुअली रिलेटेड है रिगार्डिंग दी लो अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी। नाउ देर इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वे फॉरवर्ड। ये जो ट्रांजिशनल फेज है, इसमें कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम और एक ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए एक स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात अगर करें तो अवॉइड डिसरप्शन इन वेज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड्स। इस पूरे ट्रांजिशनल पीरियड में जो प्रॉपर वेज का जो एम्प्लॉयमेंट और जो डिसरप्शन है, इसको अवॉइड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अवॉइड क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स। जो रूल्स हैं वी जस्ट स्टडीड कि वो इनफ नहीं है और प्रॉपर तरीके से उसको फ्रेम नहीं की गए हैं, जिस वजह से एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इस चीज़ को भी क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एंश्योर टाइमलाइन रिलीज ऑफ फंड एंड वेजेस। फंड्स एंड वेजेस को लेकर के देयर शुड बी अ टाइमलाइन रिलीज, टाइमली रिलीज, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए इन द टाइम ऑफ पेमेंट। Strengthen center state coordination, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने की जरूरत है। मॉनिटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू रियल टाइम डेटा। रियल टाइम जो अभी डेटा आया है फॉर द पास्ट 4 मंथ्स, उस चीज को देखते हुए, उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए नए रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको टैकल किया जा सके। Ensure the increased budgetary allocation translates into actual person days of employment। जो बजटरी एलोकेशन है जो इंक्रीज हुआ है, उस चीज को एक्चुअली में जो लोग जो एक्चुअल पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उस पे लागू करने की जरूरत है। नाउ देर इज वन मेंस क्वेश्चन, आप इसको एक बार देख लें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि इस मॉड्यूल को हम आपके लिए बेहतर बना सकें। जैसे हर मॉड्यूल के लास्ट में हम लोग प्रीलिम फोकस टॉपिक्स पे थोड़ी रोशनी डालते हैं, तो वैसे ही अभी हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो इज रिलेटेड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमने न्यूज़पेपर में 1000 बार सुन चुके हैं। एंड हम ये भी जानते हैं कि ईरान और ओमान के बीच में एक एक प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट और एक टॉक चल रहा है ताकि इस पूरे रूट को प्रॉपर तरीके से, जो फाइनल डील पेंडिंग है यूएस ब्लॉकेड को लेकर के, इस चीज को डिस्कस किया जा सके। एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो ईरान और ओमान के बीच में ये एक एग्रीमेंट है जिसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शिपिंग रूट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तरीके से रेगुलेट और किस तरीके से आसान तरीके से किया जाए। इस चीज को लेकर के जो अभी पूरे चर्चाओं में है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी, उसका भी बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है इन दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड मेजर बहुत सारे लोगों के शिप, बहुत सारे कंट्रीज के शिपिंग रूट्स भी हैं। स्टेटस अगर देखा जाए तो जॉइंट स्टेटमेंट अंडर डिस्कशन, अभी ये डिस्कशन में ही है और अभी कोई भी डील फाइनलाइज नहीं की गई है, बातें चल रही हैं। और इसमें बेसिकली ईरान ने यही कहा है कि जब तक यूएस अपना जो थ्रेट्स है, ब्लॉकेड है और ब्रीचेस है, उन सब को लेकर के जब तक मैंने दिस होल टॉक डिपेंड्स कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये रीओपन तभी होगा जब यूएस कोऑपरेट करेगा और जो ये जो थ्रेट्स दे रहे हैं उन चीजों को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। सिग्निफिकेंस अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की देखी जाए तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले सेफ पैसेज, ये जो टॉक चल रहा है इसका सेफ पैसेज से रिलेशन है कि कोई भी जितने भी शिप्स हैं और जो ये वेस्ट एशिया के जो पूरा जो यूएस और ईरान को लेकर के जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
वो बाकी कंट्रीज को ज्यादा इफेक्ट ना करें और उनका सेफली उनका जो शिपमेंट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो शिप्स है, वो बहुत ही इजीली पास कर सके। सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन भी इंश्योर करे ऑफ ईरान, ऑफ ओमान एंड ऑफ द अदर कंट्रीज जो उस पूरे स्टेट को यूज करते हैं, with input from defense security environment and environment authorities। तो ये कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और इस पूरे जो टॉक चल रहा है उससे रिलेटेड। नाउ मूविंग ऑन टू दी एक्चुअल, दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जिसमें जो गुजरात का बानी जो पूरा ग्रासलैंड है, उसमें बेसिकली ऑन इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे को लेके 20 ब्लैक बक्स को रिलीज किया गया, ताकि जो नेटिव ग्रासलैंड है उसके इकोलॉजी को रिस्टोर किया जा सके। बानी अभी थोड़ा सा वल्नरेबल स्टेट में है ग्रासलैंड्स, एंड इसी चीज को लेकर के ये पूरी पॉइंट है। इवेंट अगर देखें, हम देखें अभी कि 5 मेल्स एंड 15 फीमेल्स वर रिलीज्ड इन दिस ग्रासलैंड ऑफ कच्छ, दैट इज इन गुजरात। सपोर्ट अगर देखा जाए तो इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विथ वानतारा टेक्निकल एड। ये जो अथॉरिटी है ये प्रीलिम्स में आपका एक स्टेटमेंट में हो सकता है, तो आप प्लीज इस पे ध्यान दें और ध्यान से इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो स्ट्रेंथन नेटिव हर्बीवोरस कम्युनिटी, जो नेटिव हर्बीवोरस कम्युनिटी उनको उनको स्ट्रेंथन करना, उनका नंबर्स इंक्रीज करना, प्रेडिटर प्रे का जो बैलेंस है उसको भी बरकरार रखना, और जो ग्रास लैंड्स को लेकर रेजिलियंस है उसको भी इंश्योर करना। गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ 500 ब्लैक बग्स, 100 चिंकारा अक्रॉस गुजरात। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में एक पॉइंट बन के आ सकता है। इफ यू लुक टुवर्ड्स हियर देयर आर 20 ब्लैक बग्स, यू नो, you can see this and ये पूरा पेज है, this is how they look, okay, you can see। now there is another point that is very important for prelims, and इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर शटडाउन की बात हो रही है। अब क्यों न्यूक्लियर रिएक्टर की शटडाउन की बात हो रही है ये अभी हम लोग देखेंगे। इवेंट जो है वो रोमेनिया में जो है, देयर आर सेकेंड रिएक्टर एट कर्नावोडा प्लांट, जिनको जो कि बंद होते हुए दिख रहा है, उसका एक शटडाउन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देर इज अ वाटर लेवल लो, पानी का जो लेवल है वो लो होते हुए दिख रहा है इन रोमेनिया, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस डेनूबेज का जो अभी वाटर का जो फ्लो है वो कम होते हुए दिख रहा है। इस मामले में हमने थोड़ा कुछ दिन पहले डिस्कस भी करा था। तो ये बहुत, एंड इसके वजह से जो सीवियर ड्रॉट्स है ये भी हो रहे हैं। पानी की कमी के वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाटर। एंड इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो प्लांट नॉर्मली सप्लाई 20% ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी, बट गवर्नमेंट एश्योर सप्लाई वाया ऑल्टरनेटिव सोर्स एंड इम्पोर्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा जनरेशन है वो 20% इस रिएक्टर के थ्रू था, एंड इस रिएक्टर के बंद होने की वजह से बोला जा रहा है कि इसके बहुत सारे रिpercussions हो सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव सोर्स और इंपोर्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट इसको टैकल करने की कोशिश करने वाला है। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, गिव इट अ लुक। इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहला अगर देखा जाए तो इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। ओके, यस, Iran and Oman are the two countries that borders the Strait of Hormuz. Okay, only होता तो ये statement गलत हो जाता। It is one of the world's most important choke point for global oil transportation. Yes, it is very, very important. Third point. And Strait provides the only maritime route for all vessel entering or leaving the Persian Gulf. ये थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है because of the only part। तो अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। आप इसको देख सकते हैं।
एंड अगर आपको इस पॉइंट से लेकर के कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई प्रीलिम्स पॉइंट के कोई प्रीलिम्स टॉपिक में कोई डाउट है, या प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हम करते हैं उसमें कोई डाउट है, तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको कमेंट सेक्शन में एड्रेस करेंगे। एंड नाउ दिस हैज कम टू एन एंड ऑफ द मॉड्यूल। आई वॉन्ट टू जस्ट से दिस कि डियर एस्पिरेंट्स, आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, वी नो दिस, कि एज एन एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिलता है। बट एट द सेम फैमिली प्रेशर हो गया, फ्रेंड प्रेशर हो गया, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, है ना। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, इन सब से आप थोड़ा हटे रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, अपना जो फिजिकल है उसकी भी ध्यान दें, सुबह सुबह उठ के योगा कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, ऐसे 2 दिन में ज़्यादा बाहर के खाने खाना अवॉइड करें, और अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आप की तरफ हम अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें, और आपके लिए इस मॉड्यूल को और ज़्यादा एनहांस कर सके। तो आप उस चीज़ के लिए भी अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें। और आप अपना पूरा जो प्रिपरेशन है, आप इसको प्रिसाइज वे में कर सकते हैं थ्रू प्री स्टॉर्मिंग, तो उसमें भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। तो टिल देन, until the next module comes up, till then I take a bye bye from you, and आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। हैव a nice day, बाय बाय।